आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो एंड्रॉयड इंटरव्यू की दुनिया पर है और इन्हें पढ़कर एक बात तो मतलब साफ है कि इंटरव्यूज अब पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। बिल्कुल। अब वो जमाना गया जब आपसे सिर्फ एक्टिविटी लाइफ साइकिल की स्टेजेस पूछकर काम चल जाता था। हाँ, आज की कंपनियां ये जानना चाहती हैं कि क्या आप एक मजबूत, स्केलेबल और एक मॉडर्न ऐप बना सकते हैं। एग्जैक्टली। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, इसका मिशन यही है कि इन सोर्सेज में से वो नगेट्स निकालें जो किसी भी एंड्रॉयड डेवलपर को इंटरव्यू की तैयारी के लिए चाहिए। हम सिर्फ सवालों की लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, है ना? नहीं, बल्कि ये समझेंगे कि इंटरव्यू लेने वाला असल में आपके दिमाग में क्या देखना चाहता है। और ये समझना बहुत जरूरी है, वो आपकी सोचने की क्षमता को परख रहे हैं, आपकी रटने की शक्ति को नहीं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सोर्सेज में सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो बार बार सामने आई वो है जेटपैक कंपोज। ऐसा लग रहा है कि ये अब ऑप्शनल नहीं रहा। ऑप्शनल तो बिल्कुल नहीं रहा। सोर्सेज के हिसाब से देखें तो करीब 70% कंपनियां अब कंपोज फर्स्ट अप्रोच अपना रही हैं। 70%? दैट्स ह्यूज। हाँ, ये एंड्रॉयड यूआई बनाने के तरीके में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। हम एक्सएमएल की दुनिया से निकलकर एक डिक्लेरेटिव यूआई की दुनिया में आ गए हैं। डिक्लेरेटिव यूआई, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका मतलब क्या है? क्या हम ये कह सकते हैं कि तुम यूआई को ये मत बताओ कि कैसे दिखना है, बस ये बताओ कि क्या दिखना है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। यही इसका कोर आइडिया है। आप यूआई को स्टेट का एक फंक्शन बना देते हैं। जैसे ही स्टेट बदलता है, यूआई अपने आप अपडेट हो जाता है। अच्छा। और इसी फिलॉसफी से इंटरव्यू के 3 सबसे जरूरी सवाल निकलते हैं: रिकॉम्पोजिशन, स्टेट होस्टिंग और साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तो रिकॉम्पोजिशन पर आते हैं। इंटरव्यू में सवाल आता है, रिकॉम्पोजिशन कैसे काम करता है? इसका टेक्स्ट बुक जवाब तो सब दे देंगे, पर वो असल में क्या सुनना चाहते हैं? वो ये सुनना चाहते हैं कि आप समझते हैं कि कंपोज बहुत स्मार्ट है। वो पूरी स्क्रीन को दोबारा नहीं बनाता। जब स्टेट बदलता है तो वो सिर्फ उन स्पेसिफिक यूआई एलिमेंट्स को रीड्रॉ करता है जो उस स्टेट पर निर्भर करते हैं। ये एक सर्जिकल अपडेट है, ब्रूट फोर्स नहीं। अच्छा। और ये समझाना भी जरूरी है कि अनस्टेबल क्लासेस या फंक्शंस कैसे अननेसेसरी रिकम्पोजिशन को ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। गॉट इट। और स्टेट होस्टिंग का क्या? सोर्सेज में लिखा है स्टेट को ऊपर ले जाना, ये क्यों जरूरी है? स्टेट होस्टिंग का आइडिया बहुत सिंपल है। मतलब सोचिए आपको यूआई कंपोनेंट को डम बनाना है। उसे बस ये पता होना चाहिए कि क्या दिखाना है और जब कोई बटन क्लिक हो तो किसे बताना है। ठीक है। स्टेट होस्टिंग बस इसी स्टेट को कंपोनेंट से निकालकर ऊपर किसी मैनेजर जैसे व्यू मॉडल को देने का तरीका है। इससे आपका यूआई कंपोनेंट स्टेटलेस और यूजेबल बन जाता है। मतलब उसे बिजनेस लॉजिक की कोई चिंता नहीं होती। बिल्कुल। इससे टेस्टिंग और डीबगिंग मतलब बहुत आसान हो जाता है। तो एक तरह से हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग कर रहे हैं। यूआई का काम सिर्फ दिखाना है, सोचने का काम व्यू मॉडल का है। और ये बदलाव, ये नया तरीका, जाहिर है कि इसे सपोर्ट करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी पावरफुल फीचर्स चाहिए होंगे। मुझे लगता है यहीं पर कॉटलिन की बात आती होगी। एग्जैक्टली। देखिए कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। द मूव टू कंपोज एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर इज पावर्ड बाय कॉटलिन। इंटरव्यू अब कॉटलिन फर्स्ट है। जावा का क्या? जावा अभी भी लेगेसी प्रोजेक्ट्स में है, लेकिन फ्यूचर कॉटलिन का है। इंटरव्यूअर अब ये नहीं पूछते कि करोटीन्स क्या हैं। तो वो क्या पूछते हैं? वो आपको एक सिनेरियो देंगे, जैसे आपको एक नेटवर्क से डेटा लाना है, उसे डेटाबेस में सेव करना है और फिर यूआई पर दिखाना है, वो भी बिना मेन थ्रेड को ब्लॉक किए। आप इसे करोटीन्स और फ्लो का इस्तेमाल करके कैसे करेंगे? अच्छा, तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना चाहते हैं। हाँ, वो देखना चाहते हैं कि आपको करोटीन, स्कोप्स, डिस्पैचर्स और स्ट्रक्चर्ड कंकरेंसी की प्रैक्टिकल समझ है या नहीं। और सस्पेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी इसी से जुड़ा है ना? सोर्सेज में इसकी परिभाषा तो दी है, पर इसका असली मतलब क्या है? सोचिए आप किचन में मैगी बना रहे हैं। पानी उबलने में 2 मिनट लगते हैं। क्या आप 2 मिनट तक स्टोव को घूरते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं शायद सब्जियां काट लूंगी। सस्पेंड फंक्शन बिल्कुल यही करता है। जब कोरोटीन किसी लंबे काम का इंतजार करता है, जैसे नेटवर्क कॉल, तो सस्पेंड उसे पॉज कर देता है और सीपीयू को कहता है तुम जाकर सब्जियां काटो, यानी कोई और काम करो। जब पानी उबल जाएगा, यानी नेटवर्क रिस्पॉन्स आ जाएगा, मैं तुम्हें बता दूंगा। वाओ, दैट्स अ ग्रेट एनालॉजी। इससे थ्रेड ब्लॉक नहीं होता और ऐप रिस्पॉन्सिव रहता है। एग्जैक्टली। तो कंपोज ने यूआई बदला, कॉटलिन ने हमें पावर दी, लेकिन इतनी पावर और लॉजिक को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, वरना कोड में खिचड़ी बन जाएगी। यहीं पे क्लीन आर्किटेक्चर और मॉड्यूलराइजेशन की एंट्री होती है। बिल्कुल। क्लीन आर्किटेक्चर कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। ये कहती है कि अपने कोड को लेयर्स में बांटो। लेयर्स? हाँ, सबसे अंदर होता है आपका डोमेन लेयर, जिसमें प्योर बिजनेस लॉजिक होता है।
उसके बाहर डेटा लेयर, जो डेटा कहाँ से आएगा जैसे एपीआई या डेटाबेस, उसकी चिंता करता है। और सबसे बाहर प्रेजेंटेशन लेयर यानी आपका यूआई। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा यह है कि आपका बिजनेस लॉजिक किसी भी फ्रेमवर्क पर डिपेंड नहीं करता। कल को एंड्रॉयड की जगह कुछ और आ जाए, आपका कोर लॉजिक फिर भी वैलिड रहेगा। और इंटरव्यू में वो MVVM, रिपोजिटरी पैटर्न, यूज केसेस जैसे शब्दों को सुनना चाहते हैं, राइट? हाँ, लेकिन सिर्फ शब्द नहीं, वो जानना चाहते हैं कि आप इनका रोल समझते हैं। रिपोजिटरी पैटर्न का काम डेटा लेयर को यूआई से छुपाना है। यूआई को नहीं पता कि डेटा रूम से आ रहा है या रेट्रोफिट से, वो बस रिपोजिटरी से मांगता है। और यहीं पर हिल्ट या डैगर जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती होगी। हाँ, बिल्कुल। डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक और हैवी टर्म, इसे आसान भाषा में कैसे समझाएं? इमेजिन कीजिए कि आपके ऐप की हर स्क्रीन को नेटवर्क से डेटा चाहिए। क्या आप हर स्क्रीन में नेटवर्क कनेक्शन बनाने का कोड लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क जैसे हिल्ट एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करता है। ये नेटवर्क कनेक्शन जैसी जरूरी चीज है बनाकर तैयार रखता है और जिस भी स्क्रीन को जरूरत होती है उसे दे देता है। आपको खुद ऑब्जेक्ट्स बनाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। तो इससे कोड क्लीन और टेस्ट करने में बहुत आसान हो जाता है। बहुत ज्यादा। है आर्किटेक्चर तो मजबूत बना लिया, पर अगर ऐप स्लो है या क्रैश होता है तो कोई उसे यूज नहीं करेगा। परफॉर्मेंस को लेके सोर्सेज में क्या हाइलाइट्स थे? ये बहुत क्रिटिकल है। इंटरव्यूअर ये जरूर पूछते हैं कि आप परफॉर्मेंस को कैसे मेजर और इम्प्रूव करते हैं। एक क्लासिक सवाल है, आप एंड्रॉयड में मेमोरी लीक का पता कैसे लगाते हैं? राइट। और यहाँ सिर्फ लीक किनारी लाइब्रेरी का नाम लेना काफी नहीं होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। वो सुनना चाहते हैं कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोफाइलर का इस्तेमाल करना जानते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोफाइलर में आप क्या देखेंगे। अच्छा। आप हीप डंप एनालाइज करने, एलोकेशन ट्रैकिंग करने जैसी बातें करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि आपको डीप नॉलेज है। मुझे याद है एक बार मेरे एक जूनियर डेवलपर ने एक लिसनर को अनरजिस्टर नहीं किया था। ऐप कुछ मिनटों में ही क्रैश हो रहा था। ओह नो। हाँ, और हमें समझ नहीं आ रहा था क्यों। प्रोफाइलर ने हमारी जान बचाई। इसलिए ये सवाल सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, ये असलियत में प्रोडक्शन ऐप्स को बचाता है। और इन सब ट्रेंड्स के बाद एक और बड़ा शिफ्ट जो सोर्सेज हाईलाइट कर रहे हैं वो है सिस्टम डिजाइन। ये तो पहले सिर्फ सीनियर डेवलपर्स के लिए रिजर्व था। यही तो गेम चेंजर है। अब 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले डेवलपर से भी सिस्टम डिजाइन के सवाल पूछे जा रहे हैं। अच्छा, जैसे? सवाल होता है, एक व्हाट्सएप जैसा चैट ऐप डिजाइन करें या एक गूगल कीप जैसा ऑफलाइन फर्स्ट नोट्स ऐप डिजाइन करें। और वो इसमें क्या देखना चाहते हैं? कोड तो लिखवा नहीं रहे। वो आपका थॉट प्रोसेस देखना चाहते हैं। क्या आप प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं? क्या आप सही कंपोनेंट्स चुनते हैं? क्या आप ट्रेड ऑफ्स के बारे में सोचते हैं? वो ये देखना चाहते हैं कि आप सिर्फ एक फीचर डेवलपर हैं या एक प्रोडक्ट आर्किटेक्ट की तरह सोच सकते हैं। इंटरेस्टिंग। हम इस पर और डिटेल में आगे बात करेंगे। जरूर। परफेक्ट। तो ये तो हुए नए ट्रेंड्स जो इंटरव्यू प्रोसेस को ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्लासिक सवाल भी हैं जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। जैसे स्क्रीन रोटेट होने पर क्या होता है? ये सवाल इतना क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये एंड्रॉयड के कोर लाइफ साइकिल और स्टेट मैनेजमेंट को टेस्ट करता है। जब स्क्रीन रोटेट होती है तो बाय डिफॉल्ट आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होकर रिक्रिएट होती है। इसका मतलब है आपका सारा यूआई स्टेट, जैसे एडिट टेक्स्ट में लिखा हुआ टेक्स्ट, गायब हो जाएगा। इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो मॉडर्न अप्रोच क्या है? मॉडर्न अप्रोच है व्यू मॉडल का जिक्र करना। कि आप बताते हैं कि व्यू मॉडल कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस में सर्वाइव करता है और स्टेट को होल्ड करके रखता है। आपका जवाब बताता है कि आप पुराने तरीके से सोचते हैं या नए। और एक्टिविटी वर्सेस फ्रैगमेंट का अंतर, ये भी एक एवरग्रीन सवाल है। हाँ, और इसका जवाब भी अब इवॉल्व हो गया है। पहले लोग कहते थे एक्टिविटी एक पूरी स्क्रीन है और फ्रैगमेंट उसका एक हिस्सा। ये सही है पर अधूरा है। तो अब पूरा जवाब क्या है? आज के सिंगल एक्टिविटी आर्किटेक्चर के जमाने में फ्रैगमेंट यूआई का प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक बन गया है। फ्रैगमेंट्स रीयूजेबल होते हैं, उनका अपना लाइफ साइकिल होता है और नेविगेशन कंपोनेंट के साथ मिलकर वे ऐप का फ्लो मैनेज करना बहुत आसान बना देते हैं। तो अब जवाब सिर्फ हिस्सा नहीं बल्कि मॉड्यूलर यूजेबल यूआई कंपोनेंट विद इट्स ओन लाइफ साइकिल। एक और क्लासिक है लॉन्च मोड्स। सोर्सेस कहते हैं कि इंटरव्यूअर परिभाषा नहीं पूछते, सिनारियो देते हैं। हमेशा वो कहेंगे, मान लीजिए आपका ऐप चल रहा है और एक नोटिफिकेशन आता है। जब कोई इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करता है तो आप नहीं चाहेंगे कि आपकी एक नई इंस्टेंस खुल जाए, खासकर अगर यूजर पहले से उसी स्क्रीन पर है। एग्जैक्टली। तो इसके लिए आप कौन सा लॉन्च मोड इस्तेमाल करेंगे? इसका जवाब होगा सिंगल टॉप, राइट? हाँ, सिंगल टॉप इस केस में काम करेगा, लेकिन एक अच्छा कैंडिडेट फॉलोअप क्वेश्चन पूछेगा। कैसा सवाल?
वो पूछेगा क्या यूजर ऐप में कहीं भी हो हमें हमेशा मेन स्क्रीन पर ही लाना है। अगर हाँ, तो शायद सिंगल टास्क लॉन्च मोड के साथ सही टास्क अफिनिटी सेट करना बेहतर सोल्यूशन हो। ये ट्रेड ऑफ्स डिस्कस करना ही एक अच्छे और एक बेहतरीन कैंडिडेट में फर्क पैदा करता है। ये बात हुई फंडामेंटल्स की। अब आते हैं कोडिंग चैलेंजेस पर। सोर्सेज में कुछ स्टैंडर्ड सवाल दिए हैं, जैसे कॉटलिन में स्ट्रिंग को रिवर्स करना। इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि इंटरव्यू लेने वाले को बिल्ट इन डॉट रिवर्स्ड फंक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लॉजिक देखना चाहते हैं। हाँ, वो देखना चाहते हैं कि क्या आप फॉर लूप या टू पॉइंटर अप्रोच जैसा बेसिक एल्गोरिदम खुद लिख सकते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की फाउंडेशन को टेस्ट करता है। और डुप्लीकेट नंबर्स ढूंढने वाला सवाल? वो आपकी डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज को टेस्ट करता है। सबसे एफिशिएंट तरीका है हैशसेट का इस्तेमाल करना। हैशसेट क्यों? जैसे ही आप हैशसेट का नाम लेंगे, इंटरव्यू समझ जाएगा कि आप टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचते हैं। आप जानते हैं कि सेट में एलिमेंट चेक करने का ऑपरेशन O ऑफ 1 होता है, जबकि लिस्ट में O ऑफ n होता है। यही छोटी छोटी बातें हैं जो मैटर करती हैं। लेकिन ये तो जेनरिक सवाल हुए। एंड्रॉयड स्पेसिफिक कोडिंग सवाल कैसा होता है? एक बहुत पॉपुलर सवाल है, कोरूटीन्स का उपयोग करके API से डेटा फेच करो और उसे रूम डेटाबेस में सेव करो। ये तो एक मिनी प्रोजेक्ट जैसा हो गया। हाँ बिल्कुल, इसमें वो आपकी आर्किटेक्चर की समझ, मतलब रिपोजिटरी पैटर्न, थ्रेडिंग की समझ यानी विद कंटेक्स्ट डिस्पैचेस IO, एरर हैंडलिंग और कोरूटीन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सब कुछ एक ही सवाल में परख लेते हैं। चलिए अब सिस्टम डिजाइन पर वापस आते हैं, जो सबसे चैलेंजिंग राउंड माना जाता है। मान लीजिए सवाल है, एक ऑफलाइन फर्स्ट नोट्स ऐप डिजाइन करें, कहाँ से शुरू करना चाहिए? पहला कदम हमेशा सवाल पूछना होता है। रिक्वायरमेंट्स क्लैरिफाई करें। जैसे कितने यूजर्स होंगे, क्या रियल टाइम कोलैबोरेशन चाहिए, क्या अटैचमेंट्स जैसे इमेजेस या ऑडियो सपोर्ट करने हैं। ये सवाल दिखाते हैं कि आप सीधे सोल्यूशन पर नहीं कूदते। रिक्वायरमेंट्स क्लियर होने के बाद फिर हाई लेवल आर्किटेक्चर से शुरू करें। व्हाइट बोर्ड पर ब्लॉक्स बनाएं, UI, कंपोज, व्यू मॉडल, रिपोजिटरी, डेटा सोर्सेज, मतलब रूम फॉर लोकल, रेट्रोफिट फॉर रिमोट। और फिर डेटा फ्लो समझाना होगा। बिल्कुल, जब यूजर नोट सेव करता है तो डेटा UI से व्यू मॉडल, फिर रिपोजिटरी और फिर रूम में जाता है। रिपोजिटरी ही तय करता है कि सर्वर से कब सिंक करना है, जिसके लिए वर्क मैनेजर एक बेहतरीन टूल है। सोर्सेज में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जिक्र है, ये क्या बला है? ये सिस्टम डिजाइन का सबसे ट्रिकी हिस्सा है। इसका मतलब है कि जब एक ही डेटा दो डिवाइसेस पर एक साथ बदल दिया जाए तो क्या होगा। अच्छा, मान लीजिए किसी ने एक ही नोट को अपने फोन और टैबलेट पर ऑफलाइन एडिट किया। जब दोनों डिवाइस ऑनलाइन आते हैं तो कौन सा बदलाव सर्वर पर सेव होगा? ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे डेटा खुद से लड़ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इंटरव्यूअर ये सुनना चाहता है कि आपने इस प्रॉब्लम के बारे में सोचा है। एक सिंपल सोल्यूशन है लास्ट राइट विंस। लास्ट राइट विंस? हाँ, यानी हर नोट के साथ एक लास्ट अपडेटेड टाइम स्टैम्प भेजना। जो भी बदलाव सबसे नया है, सर्वर उसे स्वीकार कर लेता है। बस इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ही 80% काम है। फैंटास्टिक। और एक चैट ऐप डिजाइन करने में सबसे जरूरी कंपोनेंट्स क्या होंगे? 3 चीजें नॉन नेगोशिएबल हैं। पहला, रियल टाइम मैसेजिंग, जिसके लिए आपको वेब सॉकेट्स या फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग में से चुनना होगा और अपनी चॉइस को जस्टिफाई करना होगा। दूसरा, ऑफलाइन सपोर्ट, ताकि यूजर बिना इंटरनेट के पुराने मैसेज पढ़ सके और मैसेज लिख सकें। इसके लिए रूम डेटाबेस जरूरी है। और तीसरा, डिलीवरी एंड रीड रिसीप्ट्स, यानी डिलीवर्ड और सीन स्टेटस, जिसके लिए आपको सर्वर के साथ एक रिलायबल कम्युनिकेशन चैनल बनाना होगा। आखिर में सोर्सेज में कुछ रैपिड फायर सवालों की लिस्ट है। ये क्विक क्वेश्चंस क्या टेस्ट करते हैं? ये आपकी कोर कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी को टेस्ट करते हैं, जैसे फ्लो और लाइव डेटा में क्या अंतर है, या लॉन्च और एसिंक में क्या अंतर है। बिल्कुल, या फिर स्टेट फ्लो और शेयर्ड फ्लो में क्या अंतर है। इनके जवाब छोटे होते हैं पर बहुत कुछ बता जाते हैं। तो फिर फ्लो और लाइव डेटा वाले सवाल का एक अच्छा जवाब क्या होगा? एक अच्छा जवाब ये होगा, लाइव डेटा एंड्रॉयड लाइफ साइकिल अवेयर है और UI के लिए बना है, लेकिन ये लिमिटेड है। फ्लो ज्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल है। ये कॉटलिन कोरोटीन्स का हिस्सा है और इसमें मैप, फिल्टर, जिप जैसे रिच ऑपरेटर्स होते हैं। तो मतलब बिजनेस लॉजिक के लिए फ्लो बेहतर है। एग्जैक्टली। UI लेयर पर लाइव डेटा भी ठीक है, लेकिन डेटा लेयर में बिजनेस लॉजिक के लिए फ्लो इज द वे टू गो। ये जवाब दिखाता है कि आप जानते हैं कि कौन सा टूल कब इस्तेमाल करना है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? What's the bottom line? बॉटम लाइन ये है कि मॉडर्न एंड्रॉयड इंटरव्यूज अब सिर्फ कोड लिखने के बारे में नहीं है, बल्कि वेल क्राफ्टेड कोड लिखने के बारे में है।
फोकस मजबूत आर्किटेक्चर, बेहतरीन परफॉर्मेंस और मॉडर्न बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझने पर है। मतलब कंपनियां ऐसे डेवलपर्स ढूंढ रही हैं जो सिर्फ आज के टास्क को नहीं बल्कि ऐप के फ्यूचर स्केल को भी ध्यान में रखकर कोड लिखें। बिल्कुल सही। जाने से पहले एक आखिरी विचार, इन सोर्सेज में ये बताया गया है कि कंपनियां क्या पूछती हैं, लेकिन एक बेहतरीन जवाब तब आता है जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी किसी पर्सनल प्रोजेक्ट की कहानी से जोड़ते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो तैयारी करते समय ये सोचना चाहिए कि आप ये कैसे दिखा सकते हैं कि आप ना केवल जानते हैं कि रिपॉजिटरी पैटर्न क्या है, बल्कि आपने इसे अपने किसी ऐप में एक असली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया था। सही बात है। जब आप बताते हैं कि मैंने रिपॉजिटरी पैटर्न इंप्लीमेंट किया क्योंकि मुझे एपीआई और डाटाबेस के बीच डेटा सोर्स को इजीली स्विच करने की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, तो ये आपके जवाब को थ्योरी से एक्सपीरियंस में बदल देता है। और यही एक अच्छे इंटरव्यू को एक ग्रेट इंटरव्यू बनाता है।